नैतिकता का मुखौटा आज की दुनिया में हर कोई नैतिक दिखने का नाटक करता है। मैं तो बहुत अच्छा हूँ, ये कहने वाले लोग अक्सर सबसे बड़े खिलाड़ी होते हैं। वे अपनी अच्छाई का दिखावा करके दूसरों को अपने इरादों से भटकाते हैं। फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा था, जो कमजोर दिखते हैं वे अक्सर सबसे ज्यादा ताकतवर चाल चलते हैं। ऐसे लोग जो कमजोर बनकर सहानुभूति बटोरते हैं, वे असल में अपने इरादों को छुपा रहे होते हैं। उनकी मासूमियत सिर्फ एक चाल होती है। जैसे महाभारत में शकुनी ने अपनी बातों और चालों से युद्ध का मैदान ही बदल दिया। भावनाओं का नियंत्रण ताकत का दूसरा बड़ा नियम है। भावनाओं पर काबू। जब आप अपनी भावनाओं को काबू में रख सकते हैं, तब आप स्थिति को अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ सकते हैं। गुस्सा, प्यार और डर, ये तीन भावनाएं आपकी सबसे बड़ी दुश्मन हो सकती हैं। सुकरात ने कहा था, गुस्सा एक तेज हवा है जो बुद्धि की मशाल को बुझा देती है। आपको हमेशा शांत रहना चाहिए, चाहे हालात कितने भी खराब हों। गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर नुकसानदायक होता है। अगर आप अपने दुश्मन पर हावी होना चाहते हैं तो दोस्ती का मुखौटा पहनिए। सामने वाला समझेगा कि आप उसके साथ हैं, जबकि असल में आप अपनी चाल चल रहे होंगे। दूरदृष्टि और योजना ताकत का खेल दूरदृष्टि मांगता है। आपको हर कदम के पीछे 10 कदम आगे की सोच रखनी होगी। प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो ने कहा था, जो भविष्य देख सकता है वही आज का विजेता बनता है। आपको हर समस्या के संभावित परिणामों का आकलन करना चाहिए। आपकी योजना में हर छोटी से छोटी बात का ख्याल रखा जाना चाहिए। महाभारत के समय में दुर्योधन की योजना सिर्फ अर्जुन को हराने की थी, लेकिन श्री कृष्ण की योजना महाभारत को जीतने की थी। फर्क साफ है, दूरदृष्टि। दिखावा और असलियत का खेल दुनिया को जो दिखता है वही सच नहीं होता। असली खेल पर्दे के पीछे होता है। आपको हर समय एक मास्क पहनना चाहिए। जैसा मौका हो वैसा चेहरा दिखाइए। चाणक्य ने कहा था, शत्रु के साथ वैसे ही पेश आओ जैसे एक शिकारी अपने शिकार के साथ पेश आता है। आपको अपनी मंशा छुपानी आनी चाहिए। जो लोग आपके इरादों को समझ नहीं पाएंगे वे आपका मुकाबला भी नहीं कर पाएंगे। इसी को असली कूटनीति कहते हैं। धैर्य, ताकत का कवच। धैर्य सफलता के खेल में आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जल्दीबाजी से हमेशा नुकसान होता है। जर्मन दार्शनिक गोथे ने कहा था, धैर्य से घास भी दोबारा हरी हो जाती है। अगर आप धैर्य से काम लें तो बड़ी से बड़ी मुश्किल का हल निकल सकता है, लेकिन अगर आप बेसब्र हो गए तो वही मुश्किल आपको बर्बाद कर सकती है। नैतिकता और ताकत का खेल नैतिकता से परे है। ये खेल सिर्फ परिणाम देखता है। कोई आपको कितना भी अच्छा दिखे, उसकी नीयत को उसके कामों से परखिए। अर्जुन को भी श्री कृष्ण ने यही सिखाया था, अपने कर्म को मत छोड़ो, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। आपको हर स्थिति का मूल्यांकन बिना नैतिकता के चश्मे से करना चाहिए। ये खेल अच्छे और बुरे से ऊपर है। यहाँ सिर्फ एक चीज मायने रखती है, परिणाम। इस खेल को समझने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप अपनी और दूसरों की चालों को पहचानना सीख जाते हैं। आप कमजोर नहीं बनते और दूसरों को भी अपनी शर्तों पर खेलने पर मजबूर कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी की मासूमियत या नैतिकता को देखें तो थोड़ा रुकें, सोचें कि ये सच में ऐसा है या सिर्फ दिखावा। ताकत का खेल समझिए और इसे अपने हक में इस्तेमाल करना सीखिए। यही असली जीत है। दुनिया एक खेल का मैदान है और इसमें हर इंसान एक खिलाड़ी। लेकिन यह खेल सिर्फ जीतने या हारने का नहीं, बल्कि समझने, सोचने और रणनीति बनाने का है। खेल की असली चाल ये है कि आप अपने दिमाग को इतना सशक्त बना लें कि सामने वाला चाहे जितना भी होशियार हो, आपकी हर चाल के पीछे छिपी गहराई को समझ न पाए। जब आप किसी के सामने बैठते हैं तो याद रखें, वह व्यक्ति सिर्फ आपके दोस्त, दुश्मन या साथी नहीं है, वह एक संभावित चुनौती है। जैसा चाणक्य ने कहा था, शत्रु को कभी कमजोर मत समझो और मित्र को कभी पूरी तरह मत भरो। इस सोच से आप हर रिश्ते और हर मौके को एक नई नज़र से देखेंगे। खेल का नियम, भावनाओं को दरकिनार करें। पहला सबक, भावनाएं आपकी सबसे बड़ी दुश्मन हो सकती हैं। जब आप खेल में उतरते हैं तो अपनी भावनाओं को अपनी ताकत बनने दें, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दें। अगर आप गुस्से, ईर्ष्या या लालच में फंस गए तो समझ लीजिए कि आपने अपनी चाल उसी वक्त गंवा दी। नीत्शे ने सही कहा था, किसी भी चीज की असली कीमत उसके फायदे में नहीं, बल्कि उसे पाने में लगाई गई ऊर्जा और समय में होती है। अब सोचिए, क्या किसी छोटी सी जीत के लिए आप अपनी मानसिक शांति खोने को तैयार हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। दूसरों को समझना एक कला है। दुनिया के महान दार्शनिक प्लेटो ने कहा था,
हर इंसान के अंदर एक अनदेखा मकसद छिपा होता है। अगर आप किसी को समझना चाहते हैं तो उसकी बातों से ज़्यादा उसके कर्मों को देखें, क्योंकि लोग अक्सर अपनी सच्चाई छिपा लेते हैं, लेकिन उनके कर्म उनकी असलियत का आईना होते हैं। आपको एक मनोवैज्ञानिक बनना होगा। किसी की मुस्कान के पीछे छिपी चालाकी, किसी की मदद के पीछे छिपा स्वार्थ और किसी की चुप्पी के पीछे छिपे इरादे को पहचानना सीखिए। कूटनीति की ताकत, अप्रत्यक्षता का जादू। सार्वजनिक रूप से कभी ऐसा न दिखाएं कि आप उन खेल में माहिर हैं। आपकी चालें सीधी नहीं बल्कि पेचीदा होनी चाहिए। जैसे गीता में कहा गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आपके कर्म इतने सोच समझ कर हों कि वे सामने वाले को गुमराह कर दें। बिलियर्ड के खेल को याद कीजिए। गेंद सीधे लक्ष्य पर नहीं जाती बल्कि कई बार घूमकर अपने मकसद तक पहुंचती है। ठीक इसी तरह आपके फैसले और रणनीति भी इतनी गहरी होनी चाहिए कि लोग उसे समझने में ही उलझ जाएं। सिर्फ जीतना ही सब कुछ नहीं है। महान चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने कहा था, जीतना जरूरी है, लेकिन दूसरों की जीत से सीखना उससे भी ज्यादा जरूरी। इसलिए हर खेल को एक पाठशाला समझिए। आप हारें या जीतें, सीख हमेशा आपकी होगी। और याद रखिए, हर किसी को दोस्त बनाना उतना जरूरी नहीं जितना हर किसी को समझना। गीता में भी कहा गया है, समझदार वह है जो सबको मित्र की तरह देखता है लेकिन किसी पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहता। समय सबसे बड़ा गुरु है, समय की कद्र कीजिए। अगर कोई आपको अपने निजी मामलों में उलझा रहा है तो सोचिए कि आप किस कीमत पर अपनी शांति बेच रहे हैं। जैसा ग्रेसियन ने लिखा था, दुनिया में बहुत से लोग जानवरों और पेड़ों की खूबियां सीखने में समय बर्बाद करते हैं, लेकिन इंसानों को समझने में नहीं। तो अगली बार जब कोई आपकी मदद मांगे या आपको अपने खेल में खींचने की कोशिश करे तो सोचिए कि आपको इससे क्या मिलेगा और आपको यह सब कितना महंगा पड़ेगा। ज्ञान का संग्रह, किताबें और इतिहास के सबक। इतिहास में जो हुआ है वह आज भी हो सकता है। द आर्ट ऑफ वॉर जैसे महान ग्रंथ आपको सिखाते हैं कि युद्ध सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि दिमाग से लड़ा जाता है। और चाणक्य की नीतियां आपको बताती हैं कि हर मुश्किल का हल एक रणनीति से निकाला जा सकता है। सफलता का सबसे बड़ा नियम है, कभी अपने इरादे जाहिर मत करो। ये एक ऐसा सबक है जो आपको हर परिस्थिति में आगे ले जाएगा। कभी भी अपने मालिक से अधिक चमकने की कोशिश मत करो। सुनने में सीधा लगता है ना? लेकिन ध्यान देना, ये नियम इतना गहरा और खतरनाक है कि इसे न समझने वाले अक्सर अपने जीवन का सबसे बड़ा खामियाजा भुगतते हैं। चलो आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है निकोलस फॉकेट की। वह एक बेहद होशियार इंसान थे, फ्रांस के राजा लुई 14वें के वित्त मंत्री। सोचो, उनके पास ताकत थी, पैसा था और राजा का विश्वास भी। लेकिन गलती कहाँ हुई? उन्होंने सोचा कि राजा को प्रभावित करने का सबसे अच्छा तरीका है राजा से भी ज्यादा भव्यता दिखाना। उन्होंने एक ऐसी पार्टी का आयोजन किया जो आज भी इतिहास के सबसे शानदार आयोजनों में गिनी जाती है। यूरोप के सबसे प्रतिष्ठित लोग वहां मौजूद थे। 7 तरह के व्यंजन, बगीचे में अद्भुत फव्वारे और अंत में आतिशबाजी। लेकिन कहानी का मोड़ तब आया जब राजा को यह एहसास हुआ कि इस पूरी रात का सितारा फॉकेट था, न कि खुद राजा। क्या हुआ उसके बाद? अगले ही दिन फॉकेट को गिरफ्तार कर लिया गया। राजा ने उसे धोखाधड़ी के आरोप में जेल में डाल दिया, लेकिन असली वजह यह थी कि उसने राजा की चमक को फीका कर दिया। कूटनीति का सबक याद रखना, जो लोग सफलता में होते हैं उनके पास ताकत के साथ डर भी होता है। डर इस बात का कि कहीं उनकी जगह कोई और ना ले ले। उन्हें हर वक्त अपनी श्रेष्ठता चाहिए। यही वजह है कि जब तुम अपनी काबिलियत दिखाते हो तो ध्यान रहे कि वह उनके गौरव के सामने फीकी लगनी चाहिए। गीता में भी कहा गया है, संपत्ति और शक्ति का अहंकार विनाश का द्वार खोलता है। अब चलो दूसरे उदाहरण पर आते हैं। गैलीलियो की कहानी सुनो। वह एक महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने बृहस्पति के चांद खोजे, लेकिन उन्होंने अपनी खोज को सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि के रूप में पेश नहीं किया। उन्होंने इसे एक कूटनीतिक औजार बना दिया। उन्होंने इसे मेडिसी परिवार के लिए एक चमत्कार बना दिया। उन्हें ब्रह्मांड के देवताओं से जोड़ दिया। क्या मिला? उन्हें उस समय की सबसे बड़ी सफलता, राज दरबार में एक स्थायी जगह और सम्मान। अपनी योग्यता को मालिक की ताकत बनाओ। गैलीलियो ने एक गहरी बात समझी। जो मालिक होता है वह चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें, उसके नाम को अमर बनाएं। उसने अपनी खोज को मेडिसी के गौरव से जोड़ दिया। उसने मालिक को यह महसूस कराया कि असली चमकदार सितारा वही है और यही उसकी सफलता की कुंजी थी। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या हर मालिक ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। कुछ मालिक कमजोर होते हैं,
और अगर तुम समझते हो कि वह गिरने वाला है तो मौका हाथ से मत जाने दो। ऐसे में समय के साथ खुद को मजबूत बनाओ और सही मौके पर खुद को चमकाओ। सफलता एक ऐसी कला है जिसमें धैर्य और चतुराई की जरूरत होती है। कूटनीति का अमूल्य मंत्र 1, अपनी रोशनी को नियंत्रित करो, चमको, लेकिन उतना ही जितना मालिक की चमक को बढ़ाए। 2, मालिक को श्रेष्ठ बनाओ, अपने विचारों और काम का श्रेय मालिक को दो। 3, विनम्रता का मुखौटा पहन लो, गलती करो लेकिन ऐसी जिससे मालिक तुम्हें मदद करे और खुद को महान महसूस करे। शोर, असुरक्षा को पहचानो, मालिक की ताकत और कमजोरी का विश्लेषण करो। अगर वह कमजोर है तो चुपचाप उसका स्थान लो। लॉ 2, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। क्या आप सोचते हैं कि दोस्त हमेशा आपका साथ देंगे? क्या सच में ऐसा होता है? अगर आप किसी को अपना दोस्त मानते हैं और उन पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं तो शायद आप खुद को धोखा दे रहे होते हैं। दोस्तों में एक खास बात होती है, उनकी नजदीकी। ये नजदीकी रिश्ते कभी कभी घातक साबित हो सकती है। किसी को आप अपनी पूरी जान से चाहते हैं, वो वही इंसान होता है जो आपके खिलाफ सबसे पहले खड़ा हो सकता है। ध्यान से सोचें, एक दोस्त के पास सबसे खतरनाक हथियार होता है और वह है विश्वास। जब तक आपको किसी से गहरी दोस्ती की उम्मीद रहती है, वह इंसान आपको बेवकूफ बना सकता है, मगर वही दोस्त जब दुश्मन बन जाए तो उसकी रणनीतियां पूरी तरह से बदल जाती हैं। दुश्मन हमेशा अपनी ताकत दिखाने के लिए आपको गलत साबित करने की कोशिश करेगा। यही कारण है कि वह अधिक भरोसेमंद बन सकता है। किसी भी दुश्मन को अपनी जिंदगी में घेर लीजिए, उसे अपनी तरफ से करिए। दुश्मन का हर कदम आपके खिलाफ होगा, लेकिन अगर आप उसे अपने खिलाफ होने की जगह अपने साथ लाने में कामयाब हो जाते हैं तो वह सबसे ज्यादा वफादार होगा। जैसा कि कन्फ्यूशियस ने कहा था, जो कोई तुम्हारे सामने अच्छा बर्ताव करता है वह हमेशा तुम्हारे बारे में अच्छी सोच रखता है, लेकिन जो तुम्हारे खिलाफ होता है वह कभी न कभी तुम्हारी सबसे बड़ी मदद करेगा। आइए इसे हम इतिहास से समझते हैं। माइकल तीसरा, 8वीं सदी का ये सम्राट एक खतरनाक गलती कर बैठा। उसने अपने सबसे करीबी दोस्त बासिलियस को अपनी सल्तनत का हिस्सा बना दिया। बासिलियस, जो कभी एक घोड़ा पालक था, ने सम्राट की सबसे करीबी मदद का हाथ बढ़ाया था और उसने अपनी वफादारी का भरोसा दिलाया था। माइकल ने पूरी तरह से विश्वास किया और उसके नजदीक किया, लेकिन ये वही दोस्त था जो कुछ समय बाद उसे मौत के घाट उतारने वाला था। यहाँ बासिलियस ने उस कानून को लागू किया, कभी भी दोस्तों पर ज्यादा विश्वास मत करो, दुश्मनों का इस्तेमाल सीखो। उसने अपने दोस्त के विश्वास का इस्तेमाल किया और एक दिन बिना किसी चेतावनी के माइकल की हत्या कर दी। उसे इस सफलता की पूरी तरह से कोई शर्म नहीं थी। अब सोचिए, अगर माइकल ट्वराई ने अपने करीबी दोस्त को अपनी सलाहकार न बनाया होता तो क्या बासिलियस कभी सफलता के इतने करीब पहुंच पाता? नहीं। दोस्त के रिश्ते में आपके गुण और दोष दोनों छिप जाते हैं, लेकिन एक दुश्मन आपको सच्चाई दिखाता है। दोस्ती में आपके निर्णय प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन दुश्मन के बीच आपको अपनी ताकत और रणनीति पर पूरा भरोसा करना पड़ता है। जब तक आप दुश्मन से न सीखे तब तक दोस्ती को न समझे। ये शब्द किसी भी महान शासक की सटीक रणनीति को बयां करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कर्नल चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य से कहा था, आपका सबसे बड़ा दुश्मन कभी आपके सबसे बड़े सहयोगी हो सकते हैं? आइए अब एक और दिलचस्प कहानी पर नजर डालते हैं। चीन के सम्राट चाओ कुआंगिन ने अपने साथियों से कभी भरोसा नहीं किया। वह जानते थे कि सेना के शीर्ष अधिकारी हमेशा अपनी ताकत बढ़ाने के लिए षड्यंत्र करेंगे, लेकिन वह इसे बदलने का तरीका ढूंढ रहे थे। उन्होंने एक शानदार दावत का आयोजन किया जिसमें उन्होंने अपने सभी जनरलों को आमंत्रित किया। शराब के असर में जब जनरलों को डर था कि सम्राट उन्हें एक साथ मार डालेगा, तो उन्होंने अपनी वफादारी का प्रमाण दिया। चाओ कुआंगिन ने हंसते हुए उन्हें तसल्ली दी और उन्हें अमीर बनने का प्रस्ताव दिया। इस तरह उन सबको बिना खून खराबे के सुरक्षित कर लिया। इसने सम्राट को शांति और स्थिरता दी और ये दिखाया कि अगर आप दुश्मन को सजा देने के बजाय सम्मान से पेश आओ तो वह आपके सबसे बड़े समर्थक बन सकते हैं। कभी सोचा है क्यों हम पुराने दोस्त को फिर से गले नहीं लगाते? क्योंकि पुराने दोस्त वही होते हैं जो आपको असली सच्चाई से दूर रखते हैं। उम्र भर की दोस्ती, यही भ्रम हमें है, लेकिन असल में दोस्तों का इस्तेमाल केवल तब तक किया जा सकता है जब तक आप उन पर पूरी तरह से निर्भर नहीं हो जाते। लेकिन दुश्मन के पास आपको अपने स्वार्थ के अलावा कुछ नहीं चाहिए होता, इसलिए वह अपनी असली मदद पूरी ईमानदारी से देता है। सुनिए, जब आपके पास कोई दुश्मन हो तो समझिए कि वह अब आपके सबसे बड़े सहयोगी बन सकते हैं।
उसकी भावनाओं को समझिए और उसे अपनी ताकत बनाने का रास्ता दीजिए। दुश्मन को अपना साथी बनाइए और देखिए वह कितना वफादार बन सकता है। जैसा कि गीता में कहा गया है, जो अपनी दुश्मनी को मित्रता में बदल लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। मित्रों से कोई अधिक अपेक्षाएं मत रखिए और ना ही उन पर ज्यादा विश्वास कीजिए, क्योंकि जो आप पर निर्भर हैं वही आपके खिलाफ उठ खड़े होते हैं। अच्छे लोग अच्छाई की तलाश करते हैं, लेकिन बुरे लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए चलते हैं। ये शब्द भी अरस्तु के हैं, क्योंकि जब एक दुश्मन आपको सही रास्ता दिखा सकता है तो दोस्त कई बार आपकी आंखों में धुंधला कर देते हैं। ध्यान रखिए, दुश्मन से सीखिए, वह कहीं ज्यादा उपयोगी साबित हो सकता है। लॉ 3, कंसील योर इंटेंशंस। जब आप किसी के सामने अपने इरादों को स्पष्ट कर देते हैं तो आपने अपनी ताकत को उन्हें सौंप दिया, और यह गलती एक शातिर दुश्मन के लिए सबसे बड़ा तोहफा बन जाती है। हर कदम की रणनीति एक कदम पीछे खींचकर आपकी असली योजना छुपाकर चलने में है। इसीलिए कहा जाता है, अपनी मंशा को छिपाओ तभी तुम विजय प्राप्त कर सकोगे। हम सबने किसी न किसी मोड़ पर यह सुना है कि अपनी योजनाओं को छुपाना चाहिए, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि यह छुपाने का खेल कैसे खेला जाता है? ये केवल छलावा नहीं, बल्कि एक कुशल रणनीति है। अगर आप अपने इरादों को छिपाकर चलते हैं तो सामने वाला आपके कदमों को कभी समझ नहीं पाता। यह सिद्धांत न केवल युद्ध के मैदान में काम करता है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वह राजनीति हो, व्यापार या फिर व्यक्तिगत रिश्ते। आपका सबसे बड़ा हथियार यही है कि लोग आपके इरादों का अनुमान ना लगा सके। जब लोग यह नहीं समझ पाते कि आप क्या चाहते हैं तो वे आपकी चालों के सामने असहाय हो जाते हैं। अब ये कैसे किया जा सकता है? आइए इसे एक दिलचस्प उदाहरण से समझते हैं। पार्ट 1, यूज डिकॉयड ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिजायर एंड रेड हेरिंग्स। इसे समझने के लिए एक कहानी पर गौर करें। निनोन द लैंक्लोज, 17वीं सदी की एक मशहूर राजशाही प्रेमिका ने एक युवा, सुंदर लेकिन अनुभवहीन मर्क्वीस को सिखाया कि कैसे एक औरत को लुभाना है। ये मर्क्वीस एक कठिन और जटिल युवा काउंटेस से प्रेम करने की कोशिश कर रहा था। निनोन ने उसे यह समझाया कि यह युद्ध है और प्रेमिका को जीतने के लिए हर कदम पर रणनीति की आवश्यकता है। उसने मर्क्वीस को काउंटेस के पास जाने का तरीका बताया। उसे दिखाओ कि तुम रुचि नहीं रखते और फिर अचानक उसे अपनी ओर आकर्षित करो। वह काउंटेस को भ्रमित करने की योजना बनाती है। पहले तो मर्क्वीस ने उसे मित्र की तरह नजरअंदाज किया, फिर दूसरी महिला के साथ घूमा जिससे काउंटेस में जलन हो और वह उसकी ओर आकर्षित हो जाए। धीरे धीरे उसे यह समझ में आने लगता है कि मर्क्वीस में कुछ विशेष है, लेकिन यह सब भ्रम था। एक दिन जब वह काउंटेस के पास गया, उसने अचानक अपनी सच्ची भावनाओं का इजहार कर दिया और काउंटेस को यह बता दिया कि वह उससे प्रेम करता है। यह उस सब कुछ को नष्ट कर देता है। अब काउंटेस ने उसे एक साधारण प्रेमी के तौर पर देख लिया और उसकी सारी चालें बेकार हो गईं। यही है, जब आपने अपनी योजना का खुलासा कर दिया तो खेल खत्म हो जाता है। सच्ची प्रेमिका वह है जो कभी आपको पूरा नहीं समझ पाती, और जहां तक हो सके आप अपनी पूरी योजना कभी नहीं खोलते। सुकरात या सिद्धांत केवल प्रेम और रिश्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह युद्ध और राजनीति में भी लागू होता है। याद रखिए, सपने और योजनाएं वही होती हैं जिन्हें छिपा कर रखा जाता है। कभी भी अपने इरादों को सीधे तौर पर प्रकट मत कीजिए, क्योंकि जैसे ही आप ऐसा करते हैं आप अपनी शक्ति को कमजोर बना देते हैं। ट्रांसग्रेशन ऑफ द लॉ। इतिहास में एक और बेहतरीन उदाहरण हमें मिलता है ऑटो वॉन बिस्मार्क से, जो 1550 में प्रुशिया के संसद में एक युवा प्रतिनिधि थे। उस समय जर्मनी के विभिन्न राज्य एकजुट होने के लिए संघर्ष कर रहे थे और ऑस्ट्रिया, जो इस एकीकरण का विरोध कर रहा था, एक बड़ा खतरा था। हर कोई युद्ध के पक्ष में था, लेकिन बिस्मार्क ने संसद में अपने विचार का खुलासा किया। युद्ध बिना कारण के नहीं लड़ा जा सकता। इस बयान ने सभी को चौंका दिया, लेकिन इस बयानी के पीछे उसकी असली मंशा कुछ और थी। उसने यह कहा, और एक समय के बाद जब सबको यह लगा कि वह शांति की ओर है, तो राजा ने उसे कैबिनेट मंत्री बना दिया। अब उसके पास उस शक्ति का रास्ता खुल गया था जिसकी उसे सख्त जरूरत थी, जर्मनी के एकीकरण के लिए। जो अपनी असल योजनाओं को छुपाता है वही असली विजेता होता है। प्लेटो ऑब्जर्वेंस ऑफ द लॉ। यहाँ पर आपको यह समझने की जरूरत है कि इस तरह की रणनीति न केवल राजनीतिक चालों तक सीमित होती है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी हमें यह आर्ट अपनानी चाहिए। अपने इरादों को छुपा कर रखें।
जो अपनी योजना को किसी के सामने खोल देता है वह सबसे बड़ा शिकार बनता है। मान लीजिए कि आप व्यापार कर रहे हैं। आप अपने प्रतिद्वंद्वियों को यह दिखा सकते हैं कि आप एक खास दिशा में जा रहे हैं, लेकिन असल में आप कुछ और सोच रहे होते हैं। व्यापार के मामले में यह एक बेहतरीन चाल होती है। यही कारण है कि बड़े व्यापारी और नेता अपनी योजना को केवल अपने तक सीमित रखते हैं, ताकि कोई उनके इरादों को जानकर उन्हें चुनौती न दे सके। जो दूसरों से अपनी मंशा छुपाता है वही समय आने पर सबसे पहले अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा सकता है। अरस्तु, आप जब भी अपने इरादों को छिपाते हैं तो आप अपने आप को एक नई शक्ति दे रहे होते हैं। ये शक्ति आपको दूसरों पर नियंत्रण करने की क्षमता देती है। ये मानवीय स्वभाव है कि लोग जल्दबाजी में अपने इरादों का खुलासा कर देते हैं, और यही वह जगह है जहां आप अपनी चाल से उन्हें मात दे सकते हैं। कीज टू पावर। आजकल अधिकतर लोग अपने इरादों को सीधे तौर पर प्रकट करते हैं। वे जो महसूस करते हैं वही कहते हैं, लेकिन इससे आप केवल अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो अपनी योजनाओं को छुपा कर रखता है। जब आप अपने इरादों को छुपाते हैं तो सामने वाला आपके बारे में गलत अनुमान लगाता है, और तब आप अपनी असली चाल में सफल हो जाते हैं। जब आप अपने इरादों को छुपाते हैं तो आप अपने सामने वालों को हर कदम पर भ्रमित करते हैं, और यही भ्रम उन्हें आपकी ओर खींचता है। कॉन्फ्यूशियस इसलिए जब भी आप किसी भी परिस्थिति में अपने इरादों को छुपाएं, आप न केवल अपने भविष्य को सुरक्षित करते हैं, बल्कि आप सामने वाले को भी अपनी चालों में फंसाकर उसे आत्मविश्वास से खो सकते हैं। दुनिया की हर महान रणनीति के पीछे एक सबसे ताकतवर हथियार होता है, धोखा। लेकिन सबसे असरदार धोखा वो होता है जिसे पर्दे के पीछे से खेला जाए, एक ऐसा पर्दा जो लोगों का ध्यान भटका दे और असली इरादों को छुपा दे। इसे धुएं की चादर कह सकते हैं। ये चादर आपके असली उद्देश्य को इतने साधारण और सामान्य ढंग से ढक देती है कि सामने वाला सोच भी नहीं सकता कि आप क्या करने जा रहे हैं। एक कहानी। साल 1910 शिकागो एक अमीर बिजनेसमैन मिस्टर सैम गीजिल ने अपना गोदाम कारोबार लगभग $10 लाख में बेच दिया। अब वो अपनी संपत्तियों के प्रबंधन में व्यस्त थे, लेकिन अंदर से उनका दिल आज भी सौदों की दुनिया में कूदने को बेताब था। ऐसे में एक दिन उनके पास जोसेफ व्हील नाम का एक नौजवान आया। व्हील ने गीजिल से उनकी एक संपत्ति खरीदने की इच्छा जताई। गीजिल ने $8,000 की कीमत बताई, जिसमें से $2,000 का डाउन पेमेंट मांगा। अगले दिन व्हील ने वापस आकर कहा कि वो पूरे $8,000 नकद में चुका देगा, लेकिन इसमें 2 दिन लगेंगे। गीजिल के अंदर का कारोबारी जागा और उसने यह जानने की कोशिश की कि व्हील इतना पैसा इतने कम समय में कैसे जुटा सकता है। व्हील ने पहले तो टाल मटोल की, लेकिन गीजिल के जोर देने पर उसने एक बेहद दिलचस्प कहानी सुनाई। धोखे का जाल बुनने की शुरुआत व्हील ने बताया कि उसके अंकल, जो अमीर वित्तीय सलाहकारों के सचिव थे, ने मिशिगन में एक शिकार लॉज को 10 साल पहले बहुत सस्ते दाम पर खरीदा था। अब वे इसे बेचने की योजना बना रहे थे। उनके अंकल अमीर निवेशकों से नाराज थे और बदला लेना चाहते थे। उन्होंने तय किया कि लॉज को $35,000 में बेचा जाएगा, जबकि असली कीमत $1,55,000 थी। इस योजना में तीसरे व्यक्ति की जरूरत थी और व्हील ने गीजिल को इस डील का हिस्सा बनने का मौका दिया। गीजिल इस सुनहरे मौके को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने तुरंत $35,000 देने की पेशकश की। व्हील ने थोड़ी नानुकुर की, लेकिन आखिरकार मान गया। धोखे का असली खेल शुरू होता है। गीजिल, व्हील और कुछ अन्य पात्र गैल्सबर्ग, इलिनॉइस के लिए ट्रेन में रवाना हुए। व्हील ने उन्हें एक बॉक्सर जॉर्ज ग्रॉस से मिलवाया, जो अपने मोटापे और अनफिट दिखने के बावजूद एक प्रोफेशनल फाइटर बताया गया। गीजिल को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उनके दिमाग में सिर्फ डील की बात घूम रही थी। गैल्सबर्ग पहुंचने पर फाइनेंसरों के साथ डील हुई। गीजिल ने $35,000 बैंक में ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद बात एक बॉक्सिंग मुकाबले पर आ गई। फाइनेंसरों ने अपने बॉक्सर को मुकाबले के लिए चुनौती दी और व्हील ने गीजिल से दांव लगाने के लिए पैसे मांगे। गीजिल ने बिना सोचे $35,000 और दे दिए, ये सोचकर कि डील के फायदे में यह मामूली रकम है। परिणाम अकल्पनीय और चौंकाने वाला मुकाबले के दौरान ग्रॉस ने फाइटिंग करते करते अचानक दम तोड़ दिया। खून बहने और मौत का इतना वास्तविक दृश्य था कि गीजिल बुरी तरह घबरा गए। पुलिस से बचने के डर से वो तुरंत शिकागो भाग गए। जब गीजिल वहां से निकले, ग्रॉस उठ खड़ा हुआ। खून नकली था और पूरी योजना एक धोखा थी। व्हील और उनके साथी आसानी से $35,000 लेकर फरार हो गए। सबक:
धुएं की चादर का इस्तेमाल जोसेफ व्हील ने साबित कर दिया कि सबसे बड़ा धोखा वही होता है जो साधारण दिखे। एक साधारण डील ने गीजिल का ध्यान इतना भटका दिया कि उन्होंने असली चाल को देखा ही नहीं। यहाँ से हम सीखते हैं कि अगर आप लोगों को उनके आरामदायक और परिचित माहौल में रखेंगे तो वो आपकी असली योजना को समझ ही नहीं पाएंगे। धोखे का असली जादू लोगों की कमजोरी, उनकी लापरवाही और भरोसे को भुनाने में है। दूसरी कहानी, इथियोपिया के युद्ध लॉर्ड और हाइले सेलासी 1920 के दशक में इथियोपिया के युवा नेता हाइले सेलासी ने कई बड़े युद्ध लॉर्ड्स को हराकर देश को एकजुट किया, लेकिन एक शख्स तेजा जमाज बालचा उन्हें कमजोर समझते थे। बालचा ने राजधानी जाने से मना कर दिया और 10,000 सैनिकों के साथ बाहर ही डेरा डाल दिया। हाइले सेलासी ने उन्हें भोज पर बुलाया। बालचा ने सुरक्षा के लिए 600 सैनिक साथ ले जाने की शर्त रखी। भोज के दौरान सेलासी ने उन्हें विशेष सम्मान दिया, लेकिन असली खेल उनके कैंप में चल रहा था। बालचा के सैनिकों को चुपचाप सोने और धन से खरीद लिया गया। जब बालचा लौटे तो उनका पूरा कैंप खाली था। हार मानने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं बचा। निष्कर्ष, धुएं की चादर का मतलब है ध्यान भटकाना। चाहे वह एक साधारण डील हो या दिखावटी सम्मान, असली योजना हमेशा पर्दे के पीछे चलती है। एक शांत और सामान्य चेहरा सबसे बड़ा हथियार हो सकता है। कहते हैं शब्दों की ताकत तलवार से भी ज्यादा होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शब्दों का सही इस्तेमाल न करना आपको नुकसान पहुंचा सकता है? कम बोलने की कला इतिहास से लेकर आज के समय तक हमेशा से प्रभावशाली लोगों का सबसे बड़ा हथियार रही है। यूनानी दार्शनिक सुकरात का कहना था, बुद्धिमान व्यक्ति अपनी चुप्पी से पहचाना जाता है। वहीं हमारे भारतीय ग्रंथों में, विशेष रूप से महाभारत में, शांत और संयमित व्यक्ति को सबसे बड़ा योद्धा माना गया है। लेकिन यह कला सिर्फ किताबी बात नहीं है। इसका इस्तेमाल करके आप अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत कर सकते हैं। अब सोचिए, जब आप ज्यादा बोलते हैं तो क्या होता है? आप सामने वाले को अपने दिल की हर बात बता देते हैं। आपकी कमजोरियां, आपका गुस्सा, आपकी असुरक्षाएं, सब कुछ। और जैसे ही सामने वाला यह सब जान लेता है, वो आपकी स्थिति को कमजोर कर सकता है। यही कारण है कि शक्तिशाली लोग अपने शब्दों को मोती की तरह संभाल कर रखते हैं। इतिहास से सीखें कहानी है प्राचीन रोम के महान योद्धा गनायुस मार्कियस कोरियोलेनस की। रोम के लोगों ने उसे उसकी बहादुरी के लिए भगवान का दर्जा दे दिया था, लेकिन जब उसने राजनीति में प्रवेश किया और जनता के सामने लंबा भाषण दिया तो उसकी छवि धूमिल हो गई। जनता ने देखा कि उसकी बातें सिर्फ घमंड से भरी हुई हैं। कोरियोलेनस ने चुनाव हार दिया। उसके बोलने के तरीके ने उसे एक योद्धा से एक साधारण घमंडी इंसान बना दिया। उसकी कहानी यह सिखाती है कि ज्यादा बोलने से आपकी शक्ति कमजोर पड़ सकती है। शब्दों का सही चुनाव फ्रांस के राजा लुई 14वें को सूर्य राजा कहा जाता था। उनके दरबार में जब मंत्री अपनी अपनी दलीलें पेश करते थे तो वह सिर्फ इतना कहते थे, मैं सोचूंगा। उनके इस छोटे से वाक्य ने उनकी शक्ति को बढ़ाया। उनका रहस्यमय व्यवहार लोगों को उनके प्रति और आकर्षित करता था। आधुनिक समय की बात करें, अब एक और उदाहरण लेते हैं, हॉलीवुड के मशहूर फिल्म निर्माता सैम गोल्डविन का। वो कहते थे, अगर आप चुप रहेंगे तो लोग सोचेंगे कि आप कुछ बड़ा सोच रहे हैं। उनके इस सिद्धांत ने उन्हें एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बनाया। आज भी, चाहे बिजनेस की मीटिंग हो या व्यक्तिगत रिश्ते, कम बोलने का फायदा हर जगह दिखता है। जितना कम आप बोलते हैं, उतना ज्यादा लोग आपकी बातों को महत्व देते हैं। धर्म और चुप्पी गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, सत्य बोलना पर संयम के साथ। मतलब शब्दों का चयन सोच समझ कर करें। वही बाइबल में लिखा है, जो अपनी जुबान को काबू में रख सकता है वह पूरे शरीर को काबू में रख सकता है। कम बोलना कैसे मदद करता है? रहस्यमयता बनाए रखता है। जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपके बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। गलतियों से बचाता है। ज्यादा बोलने पर गलती करने की संभावना बढ़ जाती है। समझदारी दिखाता है। चुप रहकर आप ज्यादा सुन सकते हैं और दूसरों के विचारों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप चुप रहते हैं तो सामने वाला खुद बोलने लगता है, और जब वह बोलता है तो आप उसकी सोच, उसकी योजना और उसकी कमजोरियों को समझ पाते हैं। यह कूटनीति का सबसे बड़ा नियम है। जैसे कि भारतीय आचार्य चाणक्य ने कहा था, मौन रहना एक साधु का आभूषण है और एक राजा का हथियार। प्रेरणा लें कहते हैं, एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा, तुम्हें चुप रहना कैसे आता है? मंत्री ने जवाब दिया,
मैंने बोलने से पहले यह सोचना सीखा कि मेरे शब्द मेरे लिए काम करेंगे या मेरे खिलाफ। यही कारण है कि इतिहास के सबसे सफल नेताओं ने कम बोलने की कला को अपनाया। अब्राहम लिंकन का एक प्रसिद्ध वाक्य है, अगर मुझे एक पेड़ काटने के लिए 6 घंटे दिए जाएं, तो मैं पहले 4 घंटे कुल्हाड़ी को तेज करने में लगाऊंगा। इसी तरह बोलने से पहले सोचने की आदत आपको हमेशा आगे बढ़ाएगी। आपका अगला कदम क्या होगा? सोचिए, अगली बार जब आपको कुछ कहना हो तो पहले खुद से पूछें, क्या यह जरूरी है? क्या यह मेरे लिए फायदेमंद होगा? क्या इससे मेरी छवि बेहतर बनेगी? कानून 5, प्रतिष्ठा पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इसे अपनी जान से भी ज्यादा बचाएं। न्याय प्रतिष्ठा शक्ति का मुख्य आधार है। केवल प्रतिष्ठा के बल पर आप लोगों को डराने और जीतने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही यह प्रतिष्ठा गिरती है, आप कमजोर हो जाते हैं और हर दिशा से हमले का शिकार हो सकते हैं। अपनी प्रतिष्ठा को अडिग बनाएं। हमेशा संभावित हमलों के प्रति सतर्क रहें और उन्हें होने से पहले ही रोकें। साथ ही अपने शत्रुओं की प्रतिष्ठा में कमजोरियां पैदा करना सीखें, फिर पीछे हट जाएं और जनता की राय को अपना काम करने दें। कहानी 1, चीन के 3 साम्राज्यों के युद्ध से एक सबक। चीन के 3 साम्राज्यों के युद्ध 207 से 265 ईस्वी के दौरान महान जनरल चुकु लियांग ने अपनी कुशल रणनीतियों से प्रसिद्धि पाई थी। एक बार वह शू साम्राज्य की सेना के साथ एक छोटे से शहर में रुके हुए थे। अचानक उन्हें खबर मिली कि दुश्मन के 1,50,000 सैनिक सिमाई के नेतृत्व में उनकी ओर बढ़ रहे हैं। चुकु लियांग के पास केवल 100 सैनिक थे। स्थिति नाजुक थी। चुकु लियांग ने घबराने के बजाय एक अद्वितीय चाल चली। उन्होंने अपने सैनिकों को झंडे हटाने और शहर के दरवाजे खोलने का आदेश दिया। खुद उन्होंने शहर की दीवार पर बैठकर एक ताओवादी वस्त्र पहना, अगरबत्तियां जलाईं और बांसुरी बजाने लगे। जब सिमाई की विशाल सेना शहर के दरवाजों पर पहुंची तो उसने लियांग को दीवार पर बैठे देखा। यह दृश्य इतना असामान्य था कि सिमाई को शक हुआ। उन्होंने सोचा कि यह लियांग की चाल हो सकती है। अपनी सेना को जोखिम में डालने के बजाय सिमाई ने तुरंत पीछे हटने का आदेश दिया। सीख, चुकु लियांग की प्रतिष्ठा ने बिना एक भी तीर चलाए दुश्मन की विशाल सेना को हरा दिया। उनकी चतुराई और प्रतिष्ठा ने दुश्मन को डराने और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कहानी 2, पीटी बर्नम और उनकी रणनीतियां। 1841 में P.T. बर्नम, जो अमेरिका के सबसे बड़े शोमैन बनने का सपना देख रहे थे, ने मैनहट्टन के अमेरिकन म्यूजियम को खरीदने की योजना बनाई। उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक प्रस्ताव दिया जो म्यूजियम के मालिकों को पसंद आया। हालांकि अंतिम क्षणों में सौदा रद्द कर दिया गया और म्यूजियम को पीले के म्यूजियम को बेच दिया गया। बर्नम ने इसे अपनी प्रतिष्ठा की कमी के कारण माना। उन्होंने अपनी स्थिति को पलटने का फैसला किया। उन्होंने अखबारों में पीले के म्यूजियम के खिलाफ पत्र लिखे और उन्हें एक अस्थिर और असक्षम संस्था के रूप में पेश किया। इस अभियान के कारण पीले के म्यूजियम की साख गिर गई और अंततः म्यूजियम बर्नम को बेच दिया गया। बर्नम ने फिर पीले के नए शो को भी नीचा दिखाने के लिए मजाकिया तरीकों का इस्तेमाल किया। उनकी चतुर रणनीतियों ने उनकी प्रतिष्ठा को और मजबूत किया, जबकि पीले का म्यूजियम धीरे धीरे अस्तित्व से बाहर हो गया। सीख, प्रतिष्ठा बनाना और दूसरों की प्रतिष्ठा गिराना दोनों ही शक्तिशाली उपकरण हैं। बर्नम ने अपने शुरुआती करियर में अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए अपने विरोधियों की कमजोरियों का फायदा उठाया। प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखने के नियम। 1, प्रतिष्ठा को निर्माण और संरक्षण का कार्य समझें। प्रारंभ में अपनी पहचान किसी एक विशेष गुण से बनाएं। ईमानदारी, उदारता या चालाकी, ये गुण आपके व्यक्तित्व का प्रतीक बन जाता है। 2, संदेह का खेल खेलें। यदि कोई आपकी प्रतिष्ठा पर सवाल उठाता है तो शांति बनाए रखें। अपनी प्रतिष्ठा के प्रति असुरक्षा दिखाना नुकसानदायक हो सकता है। 3, दूसरों की प्रतिष्ठा पर चोट करने के लिए रणनीति अपनाएं। जब आप कमजोर हों तो अपने विरोधियों की प्रतिष्ठा में दरार डालने के लिए अफवाहें और संदेह फैलाएं। 4, अपनी प्रतिष्ठा को बार बार नवीनीकृत करें। समय के साथ प्रतिष्ठा फीकी पड़ सकती है, इसे नई उपलब्धियों और योग्यताओं से पुनर्जीवित करें। 5, सतर्क रहें। हमेशा अपनी प्रतिष्ठा पर संभावित हमलों के प्रति सतर्क रहें। आपका ध्यान आकर्षित करने का कानून, खुद को नजरअंदाज होने मत दो, हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करो। जरा सोचिए, एक भीड़ में खड़े हैं, सब लोग एक जैसे कपड़े पहने हुए हैं, एक जैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन अचानक एक आदमी चमकीले कपड़े पहने एक अलग अंदाज में बात करता हुआ आता है। किस पर आपकी नजर जाएगी? जाहिर है
उस पर जो अलग है। यही है इस नियम का सार। खुद को ऐसा बनाओ कि लोग आपको देखने पर मजबूर हो जाए। प्लेटो और चाणक्य की सीख। प्लेटो ने कहा था, लोग उस चीज की कदर करते हैं जो दिखती है, और चाणक्य ने यह बताया कि दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए अपनी पहचान को इतना मजबूत बनाओ कि लोग तुम्हें नजरअंदाज न कर सकें। इस कानून का मतलब केवल ध्यान आकर्षित करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि आपका अस्तित्व महत्वपूर्ण लगे। पश्चिमी दुनिया से सीख। P.T. बार्नम की कहानी। P.T. बार्नम, जो अमेरिका के सबसे बड़े शोमैन माने जाते थे, जानते थे कि ध्यान आकर्षित करने का मतलब केवल प्रसिद्ध होना नहीं, बल्कि चर्चा में रहना है। एक बार उन्होंने एक भिखारी को 5 ईंटें दी और कहा कि वह सड़कों पर घूमते हुए ईंटों को जमीन पर रखे और फिर उठाए। लोगों को यह हरकत इतनी अजीब लगी कि भीड़ जमा हो गई। देखते ही देखते वही लोग बार्नम के संग्रहालय में टिकट खरीदने लगे। बार्नम का एक और किस्सा सुनिए। उन्होंने एक बूढ़ी महिला को 161 साल की महिला के रूप में पेश किया और दावा किया कि वह जॉर्ज वॉशिंगटन की नर्स थी। जब लोग उसे देखने से थक गए तो उन्होंने खुद एक अखबार में खबर छपवाई कि वह महिला एक नकली रोबोट है। बस लोगों का उत्साह फिर जाग गया। ये बार्नम का फॉर्मूला था, अच्छी या बुरी चर्चा फर्क नहीं पड़ता, चर्चा होनी चाहिए। कला, राजनीति और ध्यान का खेल। कला की दुनिया में पाब्लो पिकासो इस नियम के सबसे बड़े उदाहरण हैं। जब लोग उनके काम से बोर हो जाते तो वे कुछ ऐसा बनाते जो सबको चौंका देता, चाहे वह लोगों को अजीब या असुंदर लगे। पिकासो ने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि वे चर्चा में रहें। राजनीति की बात करें तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया था कि यदि आपको भीड़ में अपनी जगह बनानी है तो कुछ ऐसा करो जो दूसरों से अलग हो। यह ठीक वैसे ही है जैसे गीता में कहा गया है, अपना कर्म करो और फल की चिंता मत करो। आपका कर्म यानी ध्यान आकर्षित करना आपका पहला कदम होना चाहिए। आपके लिए सीख ध्यान आकर्षित करने के लिए आपको बड़े और बोल्ड कदम उठाने होंगे। उदाहरण के लिए, 1. अपनी छवि को ऐसा बनाएं कि लोग उसे भूल न पाएं। 2. कभी कभी विवाद या आलोचना से घबराएं नहीं। जैसा अरस्तु ने कहा, सच का सामना करने के लिए आलोचना जरूरी है। 3. लगातार नए तरीकों से खुद को लोगों के सामने पेश करें। सामाजिक प्रभाव और ध्यान का महत्व। आज की दुनिया में सोशल मीडिया पर यह नियम और भी जरूरी हो गया है। एक साधारण तस्वीर या वीडियो कैसे वायरल हो जाता है? क्योंकि वह कुछ अलग करता है। एलन मस्क को देखिए, चाहे उनके ट्वीट्स अजीब लगें, लेकिन वह हमेशा चर्चा में रहते हैं। ध्यान कैसे आकर्षित करें? एक अद्वितीय शैली अपनाएं। अपने कपड़े, बोलने का तरीका या विचारों को इतना अनोखा बनाएं कि लोग उन्हें नोटिस करें। 2 संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा करें। ऐसा मुद्दा चुनें जो लोगों के दिलों को छू जाए, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। 3. किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को चुनौती दें। ऐसा करने से आपका नाम चर्चा में आ सकता है। महान व्यक्तित्वों से प्रेरणा। सोक्रेटिस, उन्होंने सवाल पूछकर लोगों का ध्यान खींचा। कन्फ्यूशियस, उनके विचार इतने सरल और सटीक थे कि लोग उनकी ओर खींचे चले आए। ध्यान आकर्षित करना एक कला है और इसे सही तरीके से करना आपके जीवन को बदल सकता है। हमेशा याद रखें, जो दिखता है वही बिकता है। और जैसा चाणक्य ने कहा था, यदि आप चाहते हैं कि लोग आपकी कदर करें तो पहले उन्हें यह समझाइए कि आप उनकी कदर करते हैं।